एमए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस लेक्चर में स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले टर्न पर हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध का यथार्थवादी सिद्धांत लिया था। आज हम लोग उदारवादी सिद्धांत यानी कि लिबरल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग उदारवादी सोच की उत्पत्ति कैसे हुई और उसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कैसे अपनाया गया इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रारंभिक उदारवाद लेंगे, फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उदारवाद की दिशा क्या थी वो लेंगे और उसके बाद हम लोग नव उदारवाद लेंगे। तदुपरांत हम लोग ये देखेंगे, उदारवाद की समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि उदारवाद के संदर्भ में उसकी क्या क्या आलोचनाएं की गई हैं। इतिहास में उदारवादी दर्शन का विकास 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन से लेकर आज तक के एक विस्तृत कालखंड में फैला हुआ है। अपने अस्तित्व के इस लंबे जीवन काल में उदारवाद नाना प्रकार की ऐतिहासिक शक्तियों, बौद्धिक मनीषियों एवं धाराओं के प्रभाव में रहा है। इसने जीवन के एक वैज्ञानिक एवं धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को जन्म दिया। इसने मध्यकालीन सामंती अंधविश्वासों एवं धार्मिक पूर्वाग्रहों से मुक्ति दिलाई और तार्किकता, मनोबल, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को स्थान दिया। यही कारण है कि उदारवाद का संबंध समाज और मानव जीवन के आधुनिकीकरण से जुड़ा। 17वीं शताब्दी में जॉन लॉक ने व्यक्ति स्वातंत्र्य और स्वाधीनता पर बल दिया, जिसे एक स्वतंत्र नागरिक समाज में एक उत्साहवर्धक राज्य के अंतर्गत उपलब्ध और उपभोग्य रखा जा सके। ऐसा राज्य जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आकांक्षाओं को पनपने की अनुमति देता है। इमैनुअल कांट, जॉन स्टुअर्ट मिल, टी.एच. ग्रीन आदि का विश्वास था कि व्यक्ति स्वतंत्रता राज्य के अंतर्गत ही सर्वाधिक पोषित हो सकती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वाधीनता का राज्य के अस्तित्व से कोई विरोध नहीं है। वस्तुतः एक उदारवादी और कम हस्तक्षेप करने वाले राज्य के अंतर्गत ही व्यक्ति स्वातंत्र्य का सबसे अधिक आश्वासन मिलता है। एक उदारवादी, उत्साहवर्धक और कम से कम हस्तक्षेप करने वाले राज्य की इस धारणा ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करने वाले विद्वानों को प्रभावित किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध
अध्ययन में एक उदारवादी परंपरा का विकास किया जो आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के उदारवादी सिद्धांत के नाम से जाना गया। तो ये थी उदारवाद की एक बैकग्राउंड कि उदारवाद सोच का क्या मतलब था, और जब इस उदारवाद सोच को हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध में लागू किया तो हमको लिबरल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस मिलती है। अब ये जो उदारवाद सिद्धांत है ये विभिन्न पड़ावों से गुजरा है। सबसे पहले हम लोग प्रारंभिक उदारवाद लेते हैं जिसका कि पीरियड 1920 से लेकर और 1930 के दशक में था। इसकी पहली मान्यता थी एक ऐसा आधुनिक उदारवादी राज्य जो समाज के विकास के लिए मानवीय कार्यकलाप को प्रोत्साहित करे, विकास प्रक्रिया में राजकीय और गैर राजकीय कर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित एक शांतिपूर्ण और शांतिप्रिय राज्य जो एक शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को विकसित करने में सर्वाधिक सहायक हो, राज्य के अंतर्गत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मुक्त अर्थव्यवस्था, परस्पर निर्भर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। तो जो प्रारंभिक उदारवाद था उसकी ये सब मान्यताएं थीं। प्रारंभिक उदारवादी जैसे नॉर्मन एंजल्स और वुड्रो विल्सन आदि जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका और त्रासदी देखी थी, उनकी प्रमुख और प्राथमिक चिंता एक शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था थी जो राष्ट्रीय राज्यों के परस्पर सहयोग पर आधारित हो। ऐसी शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था का आश्वासन ऐसे शांति प्रिय उदारवादी लोकतांत्रिक राष्ट्रीय राज्यों के द्वारा ही मिल सकता था जो व्यक्तिक स्वतंत्रता और स्वाधीनता को मूल्यवान मानते हैं और प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की धारणा में उदारवाद की इस प्रारंभिक अवस्था में जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जन्मी थी, इसे यूटोपियाई या आदर्शवादी उदारवाद भी कहा गया, क्योंकि इसके समर्थन और प्रतिपादक एक आदर्श विश्व व्यवस्था में विश्वास रखते थे और संघर्षों और युद्धों से पूरी तरह मुक्त हो। अब हम लेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उदारवाद की क्या दिशा हुई। इसको बहुत अच्छे तरीके से रॉबर्ट जैक्सन ने समझाया है। तो हम लोग रॉबर्ट जैक्सन के मॉडल से ये समझने की कोशिश करेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उदारवाद किस दिशा में गया। रॉबर्ट जैक्सन और जॉर्ज सोरेनसन ने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उदारवाद की 4 मुख्य शाखाएं गिनाई हैं। नंबर 1, समाजशास्त्रीय उदारवाद।
नंबर 2 अंतर्निर्भरता उदारवाद। नंबर 3 संस्थात्मक उदारवाद। और नंबर 4 गणतंत्रात्मक उदारवाद। अब हम लोग एक एक करके लेंगे कि हर की क्या विशेषता है। नंबर 1 समाजशास्त्रीय उदारवाद। अंतर्राष्ट्रीय संबंध राष्ट्रीय सरकारों के बीच अंतर्क्रियाओं के अध्ययन के रूप में, इसके साथ ही व्यक्तियों, समूहों और समाजों के बीच संबंधों के अध्ययन के रूप में माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभिन्न राष्ट्रीय राज्यों के बीच औपचारिक संबंधों से परे समूहों और समाजों के बीच अनौपचारिक संबंधों का अध्ययन भी है। इसके प्रमुख प्रतिपादक हैं A.J.P. टेलर, जॉन बर्टन और जेम्स रोजेनाउ। ये जो थिंकर्स हैं ये समाजशास्त्रीय उदारवाद से सहमति रखते हैं। नंबर 2 जो विशेषता है वो अंतर्निर्भरता उदारवाद के रूप में देखी गई है। विज्ञान, तकनीक और व्यापार के विकास के फलस्वरूप राष्ट्रीय राज्य परस्पर अंतर्निर्भरता के एक जटिल मकड़जाल में फंसते चले जाते हैं। डेविड मित्रेनी, अर्नेस्ट हेस, रॉबर्ट कियोहेन, जोसेफ नाई आदि का मानना है कि आधुनिक राज्य लोक कल्याणकारी राज्य है, वे सुरक्षा संस्थाएं नहीं हैं। इन लोक कल्याणकारी राज्यों का प्रारंभिक लक्ष्य है एक ऐसी सहयोगात्मक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो कि आपसी समझदारी पर आधारित हो। इस सहयोगात्मक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में गैर राज्यीयकर्ता को महत्वपूर्ण यंत्र माना जाता है जो कि विवाद के स्थान पर शांति स्थापित करते हैं। तीसरी जो विशेषता है वो है संस्थात्मक उदारवाद। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संघ, नाटो, यूरोपियन यूनियन राज्यों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय शांति के प्रयासों को बल देते हैं। वॉल्कर रिटबर्गर, O.R. यंग और रॉबर्ट कियोहेन का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व में पारस्परिक हितों पर आधारित सहयोग को बढ़ावा देकर अराजकता की संभावनाओं को कम करते हैं। नंबर 4 गणतांत्रिक उदारवाद। लोकतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बांटा नहीं जा सकता है। माइकल डॉयल, B.M. रसेट, D. लेक और अन्य का विश्वास है कि लोकतंत्र के ही द्वारा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान संभव है।
एक राज्य जहां पर लोकतांत्रिक संस्कृति की जड़ें मजबूत हैं, वहां पर हिंसा और विवाद की संभावनाएं कम हैं, क्योंकि ऐसा राज्य अपनी समस्याओं का समाधान संवाद और सौदेबाजी से कर सकता है। इसलिए विश्व में लोकतंत्र का प्रसार हिंसा की कमी और शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा। अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि नव उदारवाद या नियो लिबरलिज्म क्या है। उदारवाद की एक लंबी ऐतिहासिक परंपरा है जो वर्तमान में 21वीं शताब्दी में भी देखने को मिलती है। नव उदारवादी विचारक जैसे C.B. मैकफर्सन, टी फ्राइडमैन, जॉन रॉल्स, फ्रांसिस फुकुयामा, के ओहमे आर्थिक क्षेत्र में राज्य की दखलंदाजी का विरोध करते हैं। वैश्वीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नव उदारवादी विचारक इस बात का समर्थन करते हैं कि आर्थिक ताकतों को पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और आर्थिक क्षेत्र में राज्य की न्यूनतम भूमिका होनी चाहिए। नव उदारवादी यह दावा करते हैं कि भूमंडलीकरण की विजय ने राज्य संप्रभुता सिद्धांत को कमज़ोर बना दिया है, क्योंकि मुक्त व्यापार ने राज्यों की सीमाओं को निरर्थक बना दिया है। इन लोगों का मानना है कि वैश्वीकरण सही माने में अंतर्राष्ट्रीयतावाद और शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था हासिल कर सकता है। नव उदारवादी एक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं और आर्थिक क्षेत्र में संरक्षतावाद को समाप्त करने की बात करते हैं। आर्थिक उदारवाद के लिए नव उदारवादियों का प्रस्ताव एक न्यूनतम राज्य का है, जो कि एक सहयोगात्मक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करेगा। समाजवादी खेमे और सोवियत संघ के विघटन के बाद नव उदारवादी दर्शन को बल मिला है। नव उदारवादियों के अनुसार आर्थिक क्षेत्र में राज्य संरक्षतावाद सिर्फ मानवीय उद्यमशीलता को ही नहीं खत्म करता, बल्कि भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देता है। इसके विपरीत आर्थिक उदारवाद और न्यूनतम राज्य, राष्ट्रीय और विश्व व्यापार का संवर्धन करता है, जिसके लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचते हैं। विभिन्न संगठन जैसे WTO, नाफ्टा और वर्ल्ड बैंक, जो कि राज्यों के मध्य मुक्त व्यापार को बढ़ावा देते हैं, राज्यों की और विश्व की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देकर वैश्विक शांति और सुरक्षा
की स्थापना करते हैं। वैश्वीकरण, जिसका प्रतिनिधित्व मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के द्वारा होता है, ने बहुत से अर्ध विकसित राज्यों के लिए आर्थिक विकास को संभव बनाया। अब हम इसके बाद बहुलवादी सिद्धांत लेंगे, जो कि उदारवादी सिद्धांत की ही एक शाखा है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा 2-4 पॉइंट हम लोग देख लेंगे। बहुलवाद, जिसको कि अंग्रेजी में प्लूरलिज्म कहा जाता है, वो उदारवाद का ही एक जो है ब्रांच है। और है क्या, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुलवादी सिद्धांत उदारवादी सिद्धांत की ही एक शाखा है। बहुलवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य एकल पात्र नहीं है। गैर राज्यीयकर्ता जैसे व्यक्ति, समूह, संस्थाएं और संगठन भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रमुख पात्र हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति की यह आवश्यकता है कि राज्यों के साथ साथ गैर राज्यीयकर्ता भी अपना योगदान दें। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मात्र सरकारों के मध्य संपर्क नहीं होता है, बल्कि एक आत्मनिर्भर विश्व में राज्य और गैर राज्यीयकर्ताओं के मध्य भी नज़दीक का संपर्क होता है। बहुलवादी सिद्धांत के मुख्य समर्थक हैं आर लिटिल, डी निकोल्स, ओ आर यंग, ए अंडरडाल, आर रोजक्रैंस और एस हॉफमैन। तो ये हम लोगों ने देखा उदारवाद के बारे में कि उदारवाद का क्या दिशा है, उदारवाद किन किन विभिन्न चरणों से गुजरा है। पहले सर्वप्रथम हम लोगों ने ये देखा कि उदारवाद जो है वो उसके बैकग्राउंड हम लोगों ने देखी। फिर हम लोगों ने प्रारंभिक उदारवाद देखा, जो कि 1920 से और 1930 के दशक में था। फिर हम लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद का जो काल था, उसमें हम लोगों ने उदारवाद को देखा और ये देखा कि उसको रॉबर्ट जैक्सन और जॉर्ज सोरेनसन ने किस प्रकार से उसको 4 शाखाओं में बांटकर एक्सप्लेन करने की, विशेषताओं को बताने की कोशिश की है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो उदारवाद था। और उसके बाद हम लोगों ने नव उदारवाद देखा, नियो लिबरलिज्म देखा। और नियो लिबरलिज्म के साथ साथ हम लोगों ने बहुलवाद या प्लूरलिज्म की भी बात की, जो कि उदारवादी सोच की ही एक शाखा है, जिसका कि सबसे मुख्य विशेषता ये है कि जो बहुलवादी सिद्धांत है या जो प्लूरलिज्म है, वो किसी भी सोच, मतलब उसकी ये सोच है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उसमें राज्य एकल पात्र नहीं है। राज्य के अतिरिक्त अन्य पात्र भी हैं, जिनको कि नॉन स्टेट एक्टर्स या गैर राज्यीयकर्ता कहा जाता है। ये गैर राज्यीयकर्ता या नॉन स्टेट एक्टर्स भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर्क्रिया में अपना योगदान देते हैं। तो जो प्लूरलिस्ट थॉट है, जो बहुलवादी थॉट है, जैसा कि बहुल शब्द से प्रतीत होता है, उसके अंतर्गत यदि आप देखें तो राज्य
की पात्रता को तो वो मानता ही मानता है, परंतु उसके साथ साथ वो अन्य पात्रों को भी महत्व देता है जिनको गैर राज्यकर्ता कहा जाता है, और इन गैर राज्यकर्ताओं को उतना ही महत्व दिया जाता है जितना कि महत्व राज्य को दिया जाता है। इस प्रकार से आप एक बात देखिए, ये नोट करिए कि जो उदारवाद है और जो यथार्थवाद है उसमें एक बेसिक डिफरेंस हो जाता है। यथार्थवाद जो है वो अपने केंद्र में राज्य को ही रखता है और नॉन स्टेट एक्टर्स को वो राज्य के अधीन मानता है, वो नॉन स्टेट एक्टर्स को कम महत्व देता है। राज्य का दर्जा यथार्थवादी सिद्धांत में बहुत अधिक है। और जितने भी पात्र हैं राज्य के अतिरिक्त वो राज्य के अधीन हैं और राज्य के अधीन रहकर काम करते हैं। तो अगर एक दृष्टि से देखें तो जो यथार्थवादी सिद्धांत है वो काफ़ी संकीर्ण है। जो रियलिस्ट थॉट है वो थोड़ा सा नैरो है उसकी अप्रोच, क्योंकि स्टेट को जो है वो एकदम केंद्र में और ज़्यादा महत्व देता है, केंद्र के बराबर किसी को वो मानता नहीं है। और उसका मानना है कि जो अन्य पात्र हैं, जो अन्य गैर राज्यकर्ता हैं, उनकी जो भी गतिविधि हो रही है वो केंद्र के अधीन रहकर हो रही है और केंद्र की अनुमति से हो रही है, और वो इस प्रकार से हो रही है कि वो राज्य को ही सहायता प्रदान कर रहे हैं। जबकि उदारवादी सिद्धांत में आप देख लीजिए, ये उदारवादी सिद्धांत जो है भूमंडलीकरण के युग से बहुत ज़्यादा मेल खाता है। उदारवादी सिद्धांत में एक व्यापकता है, जो वैश्विक विविधता है, इस विविधता को ये उदारवादी सिद्धांत स्वीकार करता है, इसकी बहुलता को स्वीकार करता है, और विश्व में जितनी भी राज्यों को मानता है। ऐसा नहीं है कि उदारवादी सिद्धांत राज्यों को नहीं मान रहा, राज्यों को मान रहा है, परंतु वो राज्यों के महत्व के साथ साथ गैर राज्यकर्ताओं को भी उतना ही महत्व दे रहा है। और वो ये कह रहा है उदारवादी सिद्धांत कि स्टेट टू स्टेट रिलेशंस होते हैं, पर स्टेट टू नॉन स्टेट एक्टर्स भी रिलेशन होते हैं, यानी कि राज्य और राज्य के मध्य अंतर क्रिया होती है, परंतु राज्यों और गैर राज्यकर्ताओं के मध्य भी अंतर क्रिया होती है। दूसरी चीज़ तो ये जो अगर आप ये देखें तो आज विश्व इतना जटिल हो गया है और उसमें नाना प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं। उसको समझने के लिए अगर हम एक बिंदु यही मान के चलेंगे कि सब राज्य है, सब कुछ राज्य में समाहित हो जाता है और राज्य ही राज है, तो ऐसी थिंकिंग जो कि यथार्थवादी सोच वाली थी, उससे थोड़ा सा हमको एक करेक्ट पिक्चर नहीं मिलेगी विश्व की। विश्व की सही पिक्चर हमको मिलती है उदारवादी सिद्धांत की, क्योंकि उदारवादी सिद्धांत जो है पूरे वैश्विक बहुलता को, पूरी वैश्विक विविधता को वो मान कर चलता है और उन सब को वो समाहित करके चलता है। दूसरी चीज़ ये है कि वो फ्री इकोनॉमी, उदारवादी सिद्धांत, जैसा कि उदारवाद शब्द से प्रतीत होता है, वो फ्री इकोनॉमी की बात करता है। मतलब एक ऐसी इकोनॉमी की, एक मुक्त व्यापार व्यवस्था की बात करता है, एक वैश्विक, एक ग्लोबल फ्री इकोनॉमी की बात करता है, एक वैश्विक मुक्त अर्थव्यवस्था की बात करता है, जिसमें कि राज्य का न्यूनतम दखल अंदाजी होगी। तो जो ये भूमंडलीकरण का युग है, ये भूमंडलीकरण के युग को समझने के लिए जो लिबरल थॉट है, ये लिबरल थॉट काफ़ी उपयुक्त है।
इस लिबरल थॉट ने क्या कहते हैं, ये प्रोटेक्शनिस्ट या संरक्षतावाद वाली इकोनॉमी को, एक क्लोज्ड इकोनॉमी को नकारता है, एक उदार अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। लेकिन हमको ये मानकर चलना पड़ेगा कि कोई भी जो थॉट होता है वो अपने में संपूर्ण नहीं होता है। उसी तरह से जो उदारवादी थॉट है वो भी संपूर्ण नहीं है। कुछ लोगों की नज़रों में उसमें कमियां हैं, और सबसे ज़्यादा तो इसके क्रिटिक जो हैं वो रियलिस्ट थॉट वाले हैं, यथार्थवादी सोच वाले हैं। क्योंकि रियलिज़म और लिबरलिज़म, इन दोनों का आप समझिए कि एक कांटे की टक्कर और कांटे की प्रतियोगिता चलती रहती है। जिस तरह से उदारवाद ने बहुत से रियलिस्ट थॉट में कमियां निकाली हैं, उसी तरह से जो पहला क्रिटिसिज्म उदारवादी सोच का या उसका जो क्या कहते हैं उदारवादी सिद्धांत की जो पहली आलोचना है, वो आलोचना और बहुत मुखर आलोचना वो यथार्थवादी विचारकों द्वारा की गई है। उदारवादी सिद्धांत की आलोचनाएं क्या हैं, किन किन बिंदुओं पर उदारवादी सिद्धांत को क्रिटिसाइज़ किया गया है, इसको हम लोग अगले टर्न पर लेंगे। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।